नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का लेसन है अम्ल, क्षार एवं लवण। बच्चों, अम्ल के बारे में आप जानते होंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे लगते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कसैले लगते हैं। ये छोटी कक्षाओं में आपको बताया गया होगा। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि अगर लाल लिटमस पेपर को अम्ल पर ले जाया जाए तो वो नीला हो जाता है। इसी प्रकार नीले लिटमस पेपर को जो क्षार होते हैं वो लाल कर देते हैं। इस अध्याय में देखिए, हमें जो पढ़ना है वो है हाइड्रोजन प्लस आयन तथा OH माइनस आयन के आधार पर अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा। देखिए H प्लस लिखा हुआ है, यानी यह एक आयन है। H प्लस यानी H पे जो प्लस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है और वह आयनित हो गया है। इसी प्रकार OH माइनस जो लिखा हुआ है ये भी वही है, इससे एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है जिसके कारण यहाँ पर एक आवेश आ गया, जिसे OH माइनस कह रहे हैं। यानी OH जो है एक नेगेटिव आयन है, जबकि H एक पॉजिटिव आयन है, प्लस आयन है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे pH पैमाने की अवधारणा और दैनिक जीवन में pH पैमाने का महत्व। देखिए pH, देखिए P स्मॉल में लिखा हुआ है और H इस पर पावर है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि pH होता क्या है और दैनिक जीवन में इसको कहाँ हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल और क्षार को पढ़ने से पहले हम देखते हैं विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन क्या होता है। देखिए विद्युत अपघट्य यह पदार्थ है जिसके जलीय विलयन में जो है विद्युत धारा आसानी से फ्लो करती है। अगर कोई विलयन है और उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला हुआ है तो उसमें विद्युत धारा आसानी से फ्लो करती है। यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है, जब हम पानी में डाल देते हैं तो वह आयनित हो जाते हैं और इसके कारण वहाँ पे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आसानी से उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है और इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है, अगर उसको हम जल में घोलें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि इसका क्या हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। इसका विद्युत अपघटन हो गया। उदाहरण के तौर पे आप HCl को ले लीजिए कि HCl के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अभिक्रिया जो होती है वो देखिए 2HCl जब टूटता है तो बन जाता है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। यानी ये अपने अवयव में टूट जाता है। देखिए H में और क्लोरीन, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन, जो कि HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन में और क्लोरीन में टूट जा रहा है। तो यह हो गया आपका वियोजन, आयनन या विद्युत अपघटन। नेक्स्ट आते हैं हम विद्युत वियोजन का सिद्धांत कि विद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है। जैसे विद्युत अपघटन जो हो रहा है या विद्युत वियोजन हो रहा है उसका सिद्धांत क्या है, तो इसको बताने वाले थे स्वांटे आरहेनियस। नाम है, याद रखिए, स्वांटे आरहेनियस। स्वांटे आरहेनियस ने विद्युत अपघटन की क्रिया और विद्युत अपघटन के अन्य गुणों को स्पष्ट करने हुए तो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे विद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत कहते हैं। इसके हम आधुनिक स्वरूप को देखते हैं। जो आधुनिक स्वरूप है
कुछ पॉइंट्स हैं उसमें, नंबर वाइज हमने उसको इकट्ठा किया है। देखिए पहले नंबर पे है, किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह दो प्रकार के वैद्युत आवेशित कणों में वियोजित हो जाता है और इस क्रिया को आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य को जब जल में हम घोलते हैं तो वो अपने दो अवयवों में टूट जाता है, दो आवेशित कणों में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए जो NaCl है, NaCl, अगर इस NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको जब जल में घोला गया है तो घोलने पर क्या है कि यह दो आवेशित कणों में टूट गया। देखिए Na+ और Cl-, Na का पॉजिटिव आयन बन गया है और Cl का नेगेटिव आयन बन गया। एक धनावेश है और ये ऋणावेश है। तो यदि हम जल में घोलते हैं तो घोलने पर क्या होता है कि यह अपने आवेशित कणों में वियोजित हो जाता है, दो प्रकार के कणों में वियोजित हो जाता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। सेकेंड है, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन और ऋणावेशित परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहते हैं। धनावेशित को हम कहते हैं एनायन और ऋणावेशित को केटायन। देखिए परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश होता है उसे हम आयन कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आयन क्या होता है, तो परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर कम से कम एक आवेश अवश्य होता है आयन कहलाता है। वह आवेश धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। अगर धन है तो उसे हम धनायन कहेंगे, ऋण है तो उसे ऋणायन कहते हैं। धनायन को हम एनायन भी कहते हैं और ऋणायन को केटायन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायन के आवेशों की कुल संख्या ऋणायन के आवेशों की कुल संख्या के बराबर होती है। अर्थात विद्युत अपघट्य का विलयन विद्युतीय उदासीन होता है। जैसे कोई भी विलयन है, सपोज करिए हमने सोडियम क्लोराइड नमक को जल में घोला, तो ऐसा नहीं है कि जल जो है चार्ज हो जाएगा, उसे छूने पे जो है आपको विद्युत धारा मिलने लगेगी, ऐसा नहीं है। वह विद्युतीय उदासीन ही होगा। क्यों भाई? ये तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे अपघटन हो रहा है। अपघटन होने पे क्या हो रहा है कि एक प्लस आयन बनेगा, एक माइनस आयन बनेगा, दो प्रकार के वह आवेशित कणों में टूट जाता है। तो यदि इनकी संख्या बराबर न होती तो वो क्या होता है, वहाँ पे जो है आवेश मिलता और वहाँ एक चार्ज मिलता, वो जो विलयन है वह उदासीन नहीं होता। तो ये कहा जा रहा है कि विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है और इसीलिए विलयन उदासीन होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, वह चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, मतलब रिवर्सिबल, दोनों तरफ चलती है। यानी अगर आयनन हो रहा है तो आयनन का मतलब वियोजन, यानी कि विद्युत अपघट्य जो है अपने आवेशित कणों में टूट रहा है, प्लस आयन में और माइनस आयन में, और इसकी उल्टी क्रिया भी हो रही है, यानी जो प्लस आयन और जो माइनस आयन है वो जुड़ भी रहे हैं। यानी अब क्रिया की गति जो है आगे भी है और पीछे भी है। ये अलग बात है कि हो सकता है अब क्रिया की जो आगे वाली गति है वह अधिक हो और जो पीछे चलने का प्रक्रिया की जो गति है वो कम हो। जैसे मान लीजिए HCl ही है, HCl को अगर जल में हम घोलते हैं तो अगर आयनन हो रहा है, विद्युत वियोजन हो रहा है, तो वियोजन की क्रिया में क्या होगा कि H+ आयन और Cl- आयन बनते हैं। तो ये बनने की गति ज़्यादा होती है, लेकिन ये जुड़ भी सकते हैं, जुड़ते भी हैं, यानी उत्क्रमणीय। जो आयनन हो रहा है तो उत्क्रमणीय भी हो, यानी उल्टी क्रिया भी होगी। यानी जितने हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन, जो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन जो बन रहे हैं वो जुड़ते भी हैं, लेकिन टूटने की क्रिया चूँकि ज़्यादा होती है इसलिए हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन ज़्यादा मिलते हैं और HCl की मात्रा जो है कम मिलती है। जैसे आपको ये दिखाएं, अभी आपको ये बताया गया था, ये देखिए इसमें
ये HCl में देखिए ये जो H2 गैस बन रहा है और Cl2 गैस बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इनका आयनन हो रहा है। ये जो है H2 और क्लोरीन में विद्युत जो है Cl जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस बनता है और क्लोरीन गैस बनता है। तो ये जो इधर जो गति हो रही है यानी H2 और क्लोरीन जो बनने की क्रिया है, अगर यही उल्टी देखा जाए, इस दिशा में देखा जाए तो ये HCl भी बनता है। तो इस तरह से आयनन की जो क्रिया है वो क्या है, उत्क्रमणीय है। इसमें एक एग्जाम्पल और देखिए जो अभी सोडियम क्लोराइड का देखा जा रहा था। ये सोडियम क्लोराइड, ये यहाँ पे देखिए NaCl है, यहाँ पे जो आयनन हो रहा है Na+ और Cl- में NaCl टूट रहा है। तो ये टूटने वाले देखिए ये जो साइन है, ये जो सिंबल लिख रहा है, एरो देख रहे होंगे हमारा जो ये कर्सर चल रहा है, ये वाला जो सिंबल है ये उत्क्रमणीय का सिंबल, रिवर्सिबल अभिक्रिया का सिंबल है। मतलब NaCl टूट भी रहा है और फिर जुड़ भी रहा है। टूटने पर Na+ और Cl- बन रहा है और जुड़ने पर क्या हो रहा है, NaCl बन रहा है। तो ये अभिक्रिया दोनों तरफ चल रही है, टूट भी रहा है और जुड़ भी रहा है। टूटने का दर जो है ज़्यादा है जबकि जुड़ने का दर जो है कम है। नेक्स्ट आते हैं किसी विद्युत अपघट्य को जल में घुलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि विद्युत अपघट्य को जल में घोल दिया जाए तो पूरे के पूरे अणु जो है आयनित हो जाएं। किसी विद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित होता है आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव और उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। वो आयन कैसे हैं और उनकी मात्रा कितनी है ये निर्भर करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता, ये जो देखिए वैद्युत चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या और उनके आवेश पर निर्भर करती है। यदि आयनों की संख्या अधिक है, आवेश की मात्रा अधिक है तो वैद्युत चालकता भी अधिक होगी। वैद्युत चालकता का मतलब ये है कि अगर कोई पदार्थ है तो उसमें वैद्युत धारा कितनी तेजी से चल सकती है, कितनी ज़्यादा उसमें धारा बह सकती है, वैद्युत धारा बहने की दर कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई रेजिस्टेंस ले लिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, वैद्युत धारा बहने की दर काफ़ी कम होती है और वैद्युत धारा को रोकता है। तो हम कहते हैं कि उसकी वैद्युत चालकता बहुत ही कम है। और अगर कॉपर वायर ले लें, चांदी का कोई तार ले लें, सिल्वर का ले लें तो उसमें वैद्युत धारा बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। तो आप कहते हैं कि उसकी वैद्युत चालकता बहुत अधिक है। तो यहाँ हम वैद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, विलयन की बात कर रहे हैं कि विलयन में अगर वैद्युत अपघट्य है तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या और उनके आवेश पर निर्भर करती है। यदि आयनों की संख्या अधिक है तो आवेश की मात्रा अधिक है, तो उसमें जो है वैद्युत चालकता भी अधिक होगी। आवेश की मात्रा अधिक है, वैद्युत चालकता अधिक होगी। अरे दिन की मात्रा कम है, यानी आवेश की मात्रा कम हो जाए, आयनों की संख्या कम हो जाए तो वैद्युत चालकता भी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आयनन की मात्रा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आयनन जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो इसको देखिए यहीं पे हम लास्ट करेंगे। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वैद्युत अपघट्य किस प्रकार का है। विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है कि विलयन कितना सांद्र है या कितना जो है डाइल्यूट है। विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलयन किस प्रकृति का है। और विलयन का तापक्रम पर, विलयन का ताप कितना है इस पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से आयनन की मात्रा जो है ये निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।